जिंदगी में। ओके, हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे हैं। और कल की क्लास को आपने सीरियसली अटेंड किया होगा, पैराजंबल्स की फर्स्ट क्लास को, जहां पर हम लोगों ने बेसिक टू एवरेज लेवल देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चंस पैराजंबल्स के आते हैं। राइट। तो बिना लेट किए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और सीधे पैराजंबल्स के क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे कहां पर पूछे गए डियर, सीपीओ मेंस 2023। सीपीओ मेंस 2023। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट यू हैव टू डू, आपसे कभी कभी क्या करता है वो, 4 सेंटेंस देगा जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। 4 सेंटेंसेस वो देते हैं और उन चारों को आपको अरेंज करना होता है, ABCD इस तरीके से करके, मतलब 4 सेंटेंस होते हैं। बट कभी कभी क्या करता है वो, कभी कभी वो स्टेटमेंट नंबर 1 अपने एंड से मेंशन करेगा और 6th स्टेटमेंट वो मेंशन करेगा। ये फिक्स होते हैं कि फर्स्ट पर यही रहेगा, लास्ट में यही रहेगा। आपको ये बीच वाले सेंटेंसेस को अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आपको क्या करना है डियर, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए और अरेंज करके मुझे बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। प्लीज टेक योर टाइम, देन उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम, पढ़िए एक बार। अब देखिए ध्यान से, हाउ वी कनेक्ट इट। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, भारत में कॉलोनियल रूल के दौरान रॉबर्ट ब्रूस वॉज द फर्स्ट हु नोटिस्ड टी प्लांट्स। कह रहा है कि कॉलोनियल रूल के दौरान भारत में रॉबर्ट ब्रूस ये पहले आदमी थे जिन्होंने क्या नोटिस किया था, टी प्लांट्स। इन्होंने क्या नोटिस किया था, टी प्लांट्स ग्रोइंग नियर, जो कहां पे ग्रो कर रही थी, रांगपुर में, इन 1823, इन 1823 में। राइट, गुड। मतलब कॉलोनियल रूल के दौरान भारत में रॉबर्ट ब्रूस थे जो सबसे पहले नोटिस किए थे टी प्लांट्स को, जो बढ़ रहा था कहाँ के पास में, रांगपुर के पास में, 1823 में। अब हमारे पास सबसे बड़ा टास्क है कि हम इनमें से कौन सा पहले उठाएं, इनमें से हम कौन सा पहले उठाएं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यहां पर एक चीज मिला, टी प्लांट्स। और हमेशा जो अगला सेंटेंस होता है वो पुरानी सेंटेंस का कनेक्शन होता है। जब आपने यहां पर देखा एक चीज की प्लांट्स मेंशन है, प्लांट्स मेंशन है, और आपकी नजर सी पर गई, आपने बोला द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। नोटिस किया था रॉबर्ट ब्रूस ने टी प्लांट्स, तो भाई टी प्लांट्स नोटिस किया होगा तो ऑब्वियसली बंदा उसके पास टहलता है, घूमता है, देखता है, उनके पत्ती को टच करता है, वही कह रहा है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, जो पत्तियां थी प्लांट्स की। अब देखो वर यहां पे लिखा है क्योंकि यहां पे लीव्स की बात है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर एग्जामिन्ड, प्लांट्स के जो लीव थे वो एग्जामिन किए गए थे। एग्जामिन मतलब जांच पड़ताल करना। एंड द कंसिक्वेंस वाज समथिंग फ्रूटफुल, और जो उसका रिजल्ट था, कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। जो उसका रिजल्ट था वो कैसा था, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल था। ठीक है, कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है, कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। क्या मतलब होता है, रिजल्ट। तो टी प्लांट्स के लीव्स को जब एग्जामिन किया गया तो उसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, हम क्या कह सकते हैं, ये देखो, अगर सी के बाद हमने एक सेंटेंस यहां पे पिक किया, कुछ कनेक्टिंग होना चाहिए। द स्पेसीज वॉज फाउंड टू बी सिमिलर। आपने जो प्लांट्स के लीव्स को एग्जामिन किया और उसका रिजल्ट अच्छा आया, कह रहा है द स्पेसीज वॉज फाउंड टू बी सिमिलर। ऐसी सेम स्पेसीज वो सिमिलर पाई गई थी टू दैट ग्रोन इन चाइनीज टी गार्डन्स, जो कहां पे बढ़ा करती थी, चाइनीज टी गार्डन्स में जो ग्रो करा करती थी। मतलब ये जो आपने काम किया, बिल्कुल सिमिलैरिटी कहां पर पाई गई थी, चाइनीज टी गार्डन्स में पाई गई थी। यानी कि सी के बाद ए हो सकता है, यानी कि सी के बाद ए हो सकता है, इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। आगे देखिए, अब यहां पर असम टी की बात है और यहां भी आपको असम टी दिख रहा है, तो इन दोनों में पहले कौन सा होगा।
मिस्टर मनीराम देवान वॉज द फर्स्ट इंडियन टी प्लांटर। कह रहा जो मनीराम देवान थे वो पहले इंडियन टी प्लांटर थे, हु इस्टैब्लिश्ड, जिन्होंने इस्टैब्लिश किया था कॉमर्शियल प्लांटेशन को, दैट वी नो टुडे एज द असम टी। वेरी गुड। जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? असम टी के नाम से जानते हैं। और ऐसा किसने इस्टैब्लिश किया था? मिस्टर मनीराम देवान ने। अब यहां देखिए, बाई 1862, 1862 ईयर तक, मतलब इस साल में, बाई 1862, 1862 तक द असम टी इंडस्ट्री कंप्राइज्ड अराउंड 160 गार्डन्स। इसका मतलब इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो पहले असम टी के बारे में पता होना चाहिए। पहले अगर मेरे YouTube चैनल के बारे में आपको पता होगा कि ये चैनल मेरा है, देन उसके बाद आप सर्च करोगे ना कि इसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, तो पहले तो मेरे बारे में जानोगे ना। तो पहले आपने किसके बारे में जाना? असम टी के बारे में। और फिर आपने बोला कि 1862 तक जो असम टी इंडस्ट्री है वो टोटल 160 गार्डन तक, टोटल कंप्राइज्ड अराउंड 160 गार्डन्स, टोटल कितने तक बन के मिल गई थी वो? 160 गार्डन तक। कंप्राइज्ड मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। तो 1862 तक असम टी इंडस्ट्री कंप्राइज्ड अराउंड 160 गार्डन्स, मतलब असम टी इंडस्ट्री के टोटल 160 गार्डन हो गए थे। यानी कि डी के बाद बी आना चाहिए, ये कंफर्म है। सी के बाद ए और डी के बाद ही बी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बी के बाद डी आएगा, डी के बाद बी आएगा। तो आप देखो डी के बाद बी कहाँ कहाँ पे है। यहाँ तो डी के बाद सी है, कट हो गया। यहाँ डी के बाद ए है, कट हो गया। यहाँ डी के बाद सी है, कट हो गया। और यहाँ पर देखो डी के बाद बी है और सी के बाद ए भी है, तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। राइट। तो हमें हमेशा एक हिंदी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। यहां पर आप लगाते रह जाओ ग्रामर। यहां पर जो टीचर कहते हैं यूट्यूब पर 2 सेकंड में पैराजंबल खत्म, लगवा के दिखवा लो। तो मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैराजंबल क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जो आया वो क्या है डियर? थर्ड ऑप्शन आया। ठीक। आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट। चलिए सेकंड का आंसर पहले आप अपना पढ़ें। दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज योर लास्ट। यू हैव टू अरेंज दीज वंस। चलिए करिए, आंसर बताइए फास्ट। प्लीज टेक योर टाइम। करिए प्लीज, प्लीज टेक योर टाइम, आंसर करें। पढ़ लिया होगा। अब देखो अगेन, आपने पढ़ लिया होगा। अब भाई साहब लगाते रह जाओ ग्रामर, ग्रामर आप लगाते रह जाओ। आपको क्या करना है? इंग्लिश से हिंदी मीनिंग, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट फिक्स है तुम्हारा और लास्ट स्टेटमेंट फिक्स है तुम्हारा। फिक्स है ना? कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज मिड डे, मतलब दोपहर की बात थी। इट वॉज मिड डे, दोपहर की बात थी। अब एक कहानी शुरू होगी कि उस दोपहर को क्या क्या हुआ था। वही कहानी यहां पर दे रखी है। इट वॉज मिड डे। अब मेरे को एक नाम दिखा, यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स। मेरे को एक नाम दिखा, अ टॉल कंट्री जेंटलमैन। अ टॉल कंट्री जेंटलमैन, ये दिखा मेरे को कि दोपहर की बात थी। और वॉल ड्रिव, नाम क्या था इसका? वॉल, कुछ लोग डायरेव पढ़ेंगे, कुछ लोग वॉल ड्रिव पढ़ेंगे, ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। वॉल ड्रिव, दोपहर का समय था। और वॉल ड्रिव था कौन? अ टॉल कंट्री जेंटलमैन, लंबा चौड़ा और उस देश का पर्टिकुलर जेंटलमैन, कोट पैंट पहन करके बिल्कुल रहा होगा। अ टॉल कंट्री जेंटलमैन विद अ क्रॉप्ड हेड एंड प्रोमिनेंट आईज, मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट आईज उसकी रही होंगी अच्छी खासी, और क्रॉप्ड हेड। टुक ऑफ हिज ओवरकोट, और अपने ओवरकोट को, जो कोट पहन रखा था, जेंटलमैन है तो ऑब्वियसली कोट पहना होगा, उसने अपने कोट को उतार दिया। मॉप्ड हिज ब्रो विथ हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल से अपने ब्रो को साफ वाफ किया होगा। एंड वेंट इनटू द गवर्नमेंट ऑफिस, दोपहर की बात थी, कहानी बनाओ। दोपहर की बात थी। वॉल्डर भाई साहब जो एक जेंटलमैन थे, और उनकी आंखें बड़ी अच्छी थी, अपने कोट को उन्होंने उतारा और अपने आईब्रोज को रुमाल से पोंछा।
और गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ गए थे एंड वेंट इनटू द गवर्नमेंट ऑफिस। तो जब ये सीन बना, गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ जब चले गए, तो अगली लाइन पढ़िए। कह रहा वेयर कैन आई मेक एन इंक्वायरी हियर। ऑफिस में गया, उसके बाद वो पूछ रहा है वेयर कैन आई मेक एन इंक्वायरी हियर। ही सेड, किसने? वोल्डेरेव ने। उसने पूछा किसको? एड्रेसिंग अ पोर्टर। पोर्टर जानते हो क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भार होता है। भार मतलब जो किसी ऑफिस वगैरह में चाय पिला रहे होते हैं, पानी पिला रहे होते हैं। एड्रेसिंग अ पोर्टर, पोर्टर को एड्रेस करते हुए पूछ रहा है वो कौन? वोल्डरेव। कि मैं वेयर आई मेक एन इंक्वायरी हियर, वेयर कैन आई मेक एन इंक्वायरी हियर, मैं यहाँ कहाँ पूछताछ कर सकता हूँ? ऐसा वो पोर्टर से पूछ रहा है। और पोर्टर क्या कर रहा था? हु वॉज ब्रिंगिंग अ ट्रे फुल ऑफ ग्लासेस। जो बहुत सारी ट्रे में क्या थी? ग्लासेस थी, उसको लेकर के आ रहा था और उसी से वो पूछ रहा था। फ्रॉम द फर्देस्ट रिसेसेस ऑफ द ऑफिस। यहां पर एक वर्ड लिखा है रिसेसेस। रिसेसेस का मतलब क्या होता है? जैसे ऑफिस में कोई टाइम पीरियड होता है कि 9 से 12 तक काम होता है, 12 से 1 के बीच में हमें ब्रेक मिलता है, तो उसी 12 से 1 के बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे? रिसेसेस। तो उसी टाइम पे, ऑफिस के रिसेसेस के टाइम पे, पोर्टर बहुत सारी ग्लासेस लेकर के आ रहा था और उसी से मिस्टर वोल्डेरे पूछ रहे थे कि मैं इंक्वायरी यहां पर कहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या बोला होगा? टू दैट वन सिटिंग नियर द विंडो। अगर आप किसी से पूछोगे नौकर से, तो नौकर क्या बोलेगा? जो बंदा कहीं की लोकेशन के बारे में बताएगा। तो देखो उसने लोकेशन बताया, टू दैट वन सिटिंग नियर द विंडो। उस आदमी के पास जाओ जो विंडो के पास में बैठा हुआ है। सेट द पोर्टर, ऐसा किसने बोला? पोर्टर से पूछोगे तो पोर्टर ही बोलेगा। इंडिकेटिंग विद द ट्रे ऑफ फारदेस्ट विंडो, इंडिकेटिंग विद द ट्रे ऑफ द फारदेस्ट विंडो। और ट्रे से इशारा कर रहा था बिल्कुल अगली वाली विंडो की तरफ, कुछ ऐसा। आगे पढ़ो। वोल्ड्रिफ कव्ड, खांसी आई, एंड वेंट टुवर्ड्स द विंडो, और विंडो की तरफ गया। पहले इसका मतलब उसने बताया कि विंडो के पास वो आदमी बैठा होगा जिससे आप पूछताछ कर सकते हो, उसके बाद वो आदमी गया। मतलब ई के बाद क्या कंफर्म होगा? ई के बाद डी आना चाहिए। ई के बाद डी कहां कहां पे है? ई के बाद अगर आप डी ध्यान से देखोगे, यहां डी है, यहां पे तो ई के बाद सी है। ये दो ऑप्शन गया। अब यहां पे देखो ईडी है, यहां पर भी ईडी है। कंफर्म अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आंसर मिलेगा। और सी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले हमें जेंटलमैन के बारे में पता चला उसने क्या क्या किया। ठीक है, सीधे आप इंक्वायरी तो कर नहीं सकते। जेंटलमैन के बारे में बताया गया, उसके बाद वो ऑफिस गया, फिर वहां पर उसने एक बंदे से पूछा था। मतलब स्टेटमेंट शी से शुरू नहीं हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, बी सी ई डी विल बी द राइट आंसर। बी सी ई डी विल बी द राइट आंसर। समझ आई बात? अरे बुझाया कुछ? हाँ या ना? जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके। बी मोटिवेटेड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें मेंस लिखा दिख गया तो तुम डर गए। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे। तो हमेशा एक लॉजिक के साथ आपको क्या करना है? आगे की तरफ बढ़ना है। और जैसे हमने एलिमिनेट किया कि भाई ये दो तो हो नहीं सकते, अब ईडी हमें मिल गया, ये भी नहीं हो सकता है, एक रह गया, वही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब नाउ देखो, ये तुम्हारे लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग में ज्यादा आते हैं। और सीपीयू में दो तीन ही मिलेंगे तुम्हें डराने के लिए, तीन चार मिल जाएंगे 6 सेंटेंसेस वाले। बाकी मोस्टली तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, चार वाले। चलो करो। अब तुम्हें आसान लगेगा, तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, सारे सिंपल हैं, पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर थर्ड। योर cauldron gave birth, replied the Hoja. What's this? Asked the neighbor. Please take your time and then do give me the right answer. सभी बच्चे मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़िए। Cauldron। आज की यूट्यूब क्लास तुम लोग देखे थे कि नहीं जी? बहुत ही धमाकेदार क्लास थी, बिल्कुल शानदार क्लास, अमेजिंग तरीके से। यूट्यूब क्लास मिस मत करो, सीपीयू मेंस वाले बच्चे, ठीक है? बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जल्दीबाजी में गलती होगी, प्लीज जल्दीबाजी ना करें, नहीं पिटाई होगी। सबका गलत आंसर आ गया। देखो, सबसे पहले
आपको एक वर्ड यहाँ पे लिखा है कॉल्ड्रॉन, इसका मतलब पता होना चाहिए। कॉल्ड्रॉन का मतलब क्या होता है? कॉल्ड्रॉन मतलब होता है अ मेटल पॉट, अ मेटल पॉट which is used for, which is used over an open fire, which is used over an open fire, over an open fire। A metal pot which is used over an open fire मतलब एक ऐसा पॉट जो आप खुली आग के ऊपर रख सकते हैं कुछ पकाने वकाने के लिए। ठीक है, अब देखो दो आंसर है, दोनों गलत है, ध्यान से सुनना। अभी चार है। चलो बेटा, कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान सुनिएगा। हाँ, जैसे अब देखो ये एक चीज क्या लिखा है, योर कॉल्ड्रन गेव बर्थ। इसका मतलब योर कॉल्ड्रन, तुम्हारे कॉल्ड्रन ने पैदा किया, यानी कि कॉल्ड्रन का डिस्कशन पहले पैसेज में हो चुका है। इतना तो अकल लेना। कह रहे हैं ना योर कॉल्ड्रन गिव बर्थ, ऐसा किसने बोला? हो जाने, मतलब उस कॉल्ड्रन का डिस्कशन पहले हो चुका है। तो स्टेटमेंट की शुरुआत कभी भी हम ए से नहीं कर सकते। कितने लोग एग्री हैं पहले तो ये बताएं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आगे देखो, अब यहां पे कह रहा है व्हाट्स दिस आस्क्ड द नेबर पॉइंटिंग टू द पॉट। कह रहा है ये क्या है, ऐसा नेबर ने पूछा था। भाई व्हाट्स दिस, मैं बोलूं व्हाट्स दिस, ये क्या है, ऐसा नेबर ने पूछा, मतलब उसके पहले कोई एक्टिविटी हो गई होगी, उसके पहले कोई एक्टिविटी रही होगी, तभी तो सामने वाले बंदे ने पूछा कि ये क्या है। तो वो जो एक्टिविटी है सेंटेंस उससे शुरू होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हम बी से भी नहीं कर सकते। अब बताओ तुम लोग जो सेकंड वाले आंसर दे रहे थे, ऐसा कोई है? बिल्कुल नहीं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत तुम्हारा, ए से शुरू नहीं हो सकता, बी से नहीं शुरू हो सकता। अब मजबूरी बन गई अपनी, अपनी मजबूरी बन गई क्या कि ऑप्शन सी से ही शुरू होगा। देखो थर्ड भी और फोर्थ भी, मजबूरी बन गई, सी से ही शुरू होगा। अब सी में पढ़ो क्या लिखा है, फोर्थ में सी, सी अच्छा एक ही सी तो सेम ही है। वन डे नसरुद्दीन होजा बोरोड अ कॉल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर। एक दिन नसरुद्दीन होजा ने उधार लिया था एक कॉल्ड्रॉन, किससे? अपने पड़ोसी से। और वो कॉल्ड्रॉन क्या है? एक पॉट। भाई आजकल गांव वगैरह में देखते नहीं हो आप लोग, पड़ोस में जाकर के मांग लेते हैं, नमक दे दो, चीनी दे दो, कुकर दे दो, कढ़ाई दे दो, बस वही चीज है कि नसरुद्दीन होजा ने उधार मांगा था एक पॉट अपने नेबर से। अब भाई पॉट मांगा था, ठीक है, उसके बाद आगे आओ, सी से अगर आपने शुरू कर दिया, अगली लाइन क्या होना चाहिए? अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, अब उधार मांगा है तो कुछ दिन तो यूज करेगा ही करेगा। कुछ दिनों बाद, व्हेन ही हैड फिनिश्ड विद इट, जब मतलब उसका काम हो चुका था इसके साथ, जो भी उसका यूज था, ही सेंट इट बैक विद अ पॉट इनसाइड इट। उसने तो कॉल्ड्रॉन वापस किया ही किया, उसने उसके अंदर भी देखो एक पॉट रखा, इनसाइड इट। उसने उसका कॉल्ड्रॉन वापस किया, लेकिन उसके अंदर उसने एक पॉट और रखा। तभी तो उसने पूछा योर कॉल्ड्रॉन गेव बर्थ, रिप्लाई द हेजा। नहीं, अभी देखो ये तो श्योर नहीं होगा। अभी आप इतना समझो कि नसरुद्दीन हेजा ने उधार मांगा एक कॉल्ड्रॉन अपने पड़ोसी से, फिर उसके कुछ दिन बाद जब उसका काम निकल गया, वो उसका यूज कर चुका था, उसके बाद उसने अपने पड़ोसी को वापस कर दिया और उसके अंदर एक पॉट रखा था। अब उसके बाद गया, वापस करने गया होगा किसको? नेबर को ना। तो नेबर ने पूछा व्हाट्स दिस, ये क्या है? आज द नेबर, पड़ोसी ने पूछा ये क्या है? पॉइंटिंग टू द पॉट, पॉट की तरफ इशारा करके उसने पूछा ये क्या है? जो पॉट उसने उस पर्टिकुलर कॉल्ड्रॉन के अंदर रखा था, उसको नेबर ने पूछा ये चीज क्या है। यानी कि डी के बाद क्या होना चाहिए था? डी के बाद तुम्हारा बी होना चाहिए। फिर रिप्लाई किया किसने? होजा ने। जब उसने पूछ लिया नेबर ने कि ये क्या है, फिर होजा ने रिप्लाई किया कि तुम्हारा कॉल्ड्रॉन
ने बर्थ किया, मतलब पैदा किया था इसको, यानी कि इसके बाद ही ए स्टेटमेंट होना चाहिए, बी के बाद ए होना चाहिए। पहले क्वेश्चन होगा, उसने पूछ लिया कि ये क्या है, फिर होजा ने बताया कि ये जो पॉट इसके अंदर रखा है वो पैदा किया है तुम्हारे कॉलड्रॉन ने, हंसी मजाक के रूप में बोला होगा। यानी कि सी के बाद क्या होना चाहिए था, डी, और बी के बाद क्या होना चाहिए था, ए। राइट आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। तो बहुत सिंपल था भाई, पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसके बाद ही तो आंसर देगा। तो बी के बाद तो ए 100% आप श्योर हो, बी के बाद क्या होगा, ए होगा। समझे बात को, आया ना? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को? कमेंट करो पहले जल्दी से। मजा आया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद वो आंसर करता है। ठीक, तो हमेशा सेंस के बिहाफ पर। ठीक है, अब फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, देखो ऐसे समझो, कहानी के बेस पे देखो इधर, ये तुम्हारा गांव है, ये तुम्हारा गांव है, ये तुम्हारा घर है। ठीक है, और ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे चाचा जी का घर है, बगल में कजिन चाचा का। ठीक है, ये तुम्हारे चाचा जी का घर है। देखो समझो, आप गए अपने चाचा यानी कि अपने चाची से, आपने एक सिंपल लैंग्वेज में कुकर मांगा, कुकर मांगा, कुकर, बड़ा कुकर। उन्होंने कुकर आपको दे दिया। ठीक है, उन्होंने कुकर आपको दे दिया, कुछ दिन बाद आप लेकर के कुकर चले आए, फिर कुछ दिन बाद आपने इनको कुकर को लौटा दिया, और उस कुकर के अंदर एक छोटा सा कुकर रख दिया। फिर आपकी चाची जी ने आपसे पूछा कि ये क्या है, मैंने तो तुम्हें एक कुकर दिया था, तुम इसके अंदर कुकर दिए। तो तुमने क्या बोल दिया कि तुम्हारे कुकर ने बर्थ दिया, पैदा किया छोटा कुकर। खत्म क्वेश्चन, वही तो था। पहले तुमने क्या किया, उधार मांगा पॉट, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद तुमने वापस कर दिया, उसके अंदर एक छोटा सा पॉट रख करके। फिर तुम्हारे पड़ोसी ने पूछा पॉट की तरफ इशारा करके, ये क्या है, फिर तुमने बताया कि तुम्हारे पॉट ने पैदा किया है। खत्म। ठीक है, लड़ाई हो रखी है चाचा चाची से, हर जगह होता है ये चीज। अब समझे इससे आसान भाषा में कैसे समझाया तुम्हें? ठीक, तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पर आइए, फोर्थ। अब अगेन देखिए, चार सेंटेंस है, करिए फास्ट, आराम से, प्लीज टेक योर टाइम। की चूड़ियां कलाई में, करिए आंसर प्लीज। आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जो मैंने टेक्निक आपको बताया वही अप्लाई करना है बस, बाकी कुछ नहीं। पैराजम्बल्स का ही डर होता है ना सीपीयू में, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, इन सब का धुआं उड़ा दूंगा, तुम परेशान मत हो, हमारे नंबर 180 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बताइए आंसर प्लीज। ये तो सिंपल है, उड़ा दो जल्दी से यार, इतना टाइम लगाओगे, पिटोगे, जल्दी से उड़ा दो। वेरी गुड बेटा रितेश, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो अब पढ़ना शुरू करो एक चीज। अच्छा ये देखो, सबसे पहले लॉजिक समझना, ये क्या लिखा है, देयर, देयर फ्यूनरी प्रैक्टिसेस, यानी कि जो तुम्हारे ये प्रोनाउंस आते हैं, चाहे वो ही हो, शी हो, दे हो, जब भी कभी ये प्रोनाउन मेंशन होते हैं पैराजंबल्स में, किसी इंसान के लिए मेंशन होते हैं ना। ठीक है, किसी इंसान के लिए मेंशन होते हैं। हिज हो, हर हो, एंड देयर हो। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, शी का क्या होता है, हर होता है, दे का क्या होता है, देयर होता है। समझे? ये सब बताते हैं कि हमसे पहले कोई सेंटेंस पैसेज में दे रखा है। समझे ना बात को? यानी कि सेंटेंस की शुरुआत कभी भी सी से नहीं हो सकती है,
सेंटेंस की शुरुआत कभी भी सी से नहीं हो सकती और ऑप्शन में भी दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं। और डी से भी नहीं हो सकती है, ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो हमें लड़ाई करना है, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। दो चीज होगी, ए या तो बी। ओ भाई साहब, बी भी नहीं है, तो हम बी क्यों पढ़ेंगे, पहले खत्म करो। तो एक हिंट आपको मिल गया, सभी ऑप्शन में देखो ए ए ए, खत्म टेंशन, ये चीज आपको आनी चाहिए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ए से शुरू है, पढ़ो ए। द इजिप्टियंस बिलीव दैट द बॉडी एंड सोल वर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ। कह रहे इजिप्टियंस ऐसा बिलीव करते थे कि जो बॉडी और सोल है, तुम्हारी शरीर और आत्मा, वर इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण थी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इन लाइफ, जीवन में भी और मृत्यु में भी। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई टफ वर्ड है ही नहीं। अब भाई यहाँ पे क्या लिखा है, द इजिप्टियंस, इजिप्टियन नहीं है, क्या लिखा है, इजिप्टियंस। किसमें है मेरे शेर, प्लूरल में है। यानी कि इसके बाद जो लाइन आएगी वो इजिप्टियंस को लेकर के होगी, और प्लूरल फॉर्म में है तो अगली लाइन प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव में होगा। ये तो सिंगुलर है, दिस, द टॉम्स। टॉम्स, जब इसमें डिस्कशन ही नहीं हुआ है टॉम्स का, तो अगली लाइन में आप टॉम्स पे कैसे आ जाएंगे। यानी कि ए के बाद, ध्यान से सुनना बेटा, ए के बाद ना बी आ सकता है, ए के बाद ना डी आ सकता है, ए के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा सी। क्यों, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर फ्यूनरी प्रैक्टिसेस। किसके, फुनरल प्रैक्टिसेस मतलब दाह संस्कार वगैरह का जो रीति रिवाज होता है, किसके, इजिप्टियंस के। तो ये देयर इजिप्टियंस की वजह से आ रहा है, मतलब ए के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, लॉक कर दो। और ए के बाद सी, इसी में राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, खत्म, समझे। इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है सच एज ममीफिकेशन। ममीफिकेशन एक प्रोसेस होती है कि जब डेड बॉडी रखी जाती है, उसको इस तरीके से रखो कि उसमें मॉइस्चराइजेशन ना हो, या मतलब डिके ना हो, सड़ ना जाए, उसको हम बोलते हैं ममीफिकेशन। ठीक है, अब ए के बाद सी, अब ध्यान से सुनना, देयर funerary practices such as mummification and burial, जो जलाया जाता है किसमें, टॉम्स में। अब देखो टॉम्स की बात आ गई, टॉम्स में वर डिजाइंड टू असिस्ट द, इस तरीके से डिजाइन करी गई थी कि डिसीज्ड, मरे हुए बॉडी को सपोर्ट करें, फाइंड देयर वे इन द आफ्टर वर्ल्ड, मतलब दुनिया से जाने के बाद अपना रास्ता वो पा जाए। तो सी के बाद देखो, द टॉम्स, अब आ गया ना, यहाँ पे टॉम्स का डिस्कशन हुआ था, अगली लाइन में, द टॉम्स वर दस फिल्ड विथ फूड, टूल्स, डोमेस्टिक वेयर्स, ट्रीजर्स, ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यानी कि सी के बाद क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। तो ए सी डी देखो इसी में है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है बेटा डाइनो सभी को, ओके ठीक। 6 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूँ, 6 बजे से 7 बजे वो कैब के लिए आऊँ, 7 से 8 सुपर रैंकर के लिए आऊँ, 8 से 9 यूट्यूब लिया हूँ, 9 बजे आपका मेंस बैच। नेक्स्ट पर आइए, फिफ्थ करो बेटा आराम से, प्लीज टेक योर टाइम, फिफ्थ करिए। करिए आराम से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड डाइनो डियर, वेरी गुड। सर बोर्ड ब्लैक कर दो ना, ठीक है बेटा, कोशिश करेंगे ब्लैक करने की, यार पीडीएफ अभी इसी फॉर्म में बन के आ रही है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब आपने जब पढ़ना शुरू किया, अगेन देखो बहुत अच्छी चीज है, ए स्टेटमेंट पढ़ो। अब आप देखो ध्यान से जरा, एक स्मार्ट अप्रोच स्टूडेंट वाला, एक ऑप्शन में ए से शुरू है, एक ऑप्शन में ए से, दो जगह ए से शुरू है, बाकी सी और डी से। जब भी आप एग्जाम में बैठना,
तो टाइम बचाने के लिए हमेशा पहले उन ऑप्शन को चेक करना जिन ऑप्शन में स्टार्टिंग लेटर सेम हो, आंसर वहां से मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप ए से शुरू करते हो, अ फाइन कैरेज विथ रबर टायर्स। अच्छा, कैरेज मतलब जानते हो, जैसे मान लो बुग्गी, भी जिसको हम लोग बुग्गी बोलते हैं, आप उससे बैठ जाओ फिर घोड़ा उसको खींचता है, बुग्गी पहले के जमाने में बोलते थे। अ फाइन कैरेज विथ रबर टायर्स, उसके टायर कैसे हैं? रबड़ी टाइप के। अ फैट कोचमैन, ठीक है, और कोचमैन कैसा था? बिल्कुल तगड़ा मोटा हट्टा कट्टा। एंड वेलवेट ऑन द सीट्स, सीट्स पर वेलवेट भी थी। रोल्ड अप टू द हाउस ऑफ अ लैंड ओनर कॉल्ड ग्रैबोव। रोल्ड अप का मतलब जानते हो? अराइव टू समथिंग, अराइव टू समवेयर, मतलब कहीं पहुंचना, किसी जगह पर। कहाँ पे पहुंचे वो? हाउस ऑफ अ लैंड ओनर, लैंड ओनर के हाउस पर, ठीक है, जिसका नाम क्या था? ग्रेयाबोव। ठीक है, एक अच्छी बात है कि स्टोरी बता रहे हैं कि एक बुग्गी है जिसका कोचमैन बहुत ही मोटा है, हट्टा कट्टा है, सीट्स पर वेलवेट है, और वो कहाँ पहुंचे? वो लैंड ओनर के हाउस पर, जिसका नाम क्या था? ग्रैबो। ठीक है, ग्रैबो। अब आप देखो कहीं पे कैरेज वैरेज मेंशन है? ये देखो, कैरेज। इन दोनों बी और सी में कहीं पर भी कैरेज मेंशन नहीं है। हमेशा कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग लाइंस पर जरूर ध्यान दें। अब देखिए, फ्योडोर, फ्योडोर एंड्रिच ओत्सव, द डिस्ट्रिक्ट मार्शल, जम्प्ड आउट ऑफ द कैरेज। ठीक है भाई, जब वो हाउस से पहुंच गए तो जो डिस्ट्रिक्ट मार्शल भाई साहब थे उनका नाम क्या था? फ्योडोर एंड्रिच ओत्सव। ये सब डराने के लिए तुम्हें भयंकर नाम दिया जाता है। चाहे तो यहाँ पे रमेश, महेश, मुकेश भी डाल सकते हैं, बट डराने के लिए तुम्हें। कैरेज की बात हुई थी। अब कैरेज पे कौन बैठा था? देखो, डिस्ट्रिक्ट मार्शल भी बैठे थे कैरेज पे, जिनका नाम फ्योडोर एंड्रिच ओत्सव था। वो कैरेज से कूद गए। अब कैरेज यहाँ पर है, देखो, इसी कैरेज की हम बात कर रहे थे, यानी कि ए के बाद डी 100% श्योर है, क्योंकि बी और सी में कहीं पे कैरेज है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ए के बाद तो डी ही आएगा ना। एक ही ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में, एक शुरुआत यहां से और एक एंडिंग में है, तो दो ऑप्शन आपके हट गए, हो ही नहीं सकते। दो ऑप्शन आपके हट गए, हो ही नहीं सकते। समझते समझे? तो जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे क्या? दो ही ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, तो ए के बाद डी। तो फ्योडोर एंड्रिच ओत्सोव जो डिस्ट्रिक्ट मार्शल थे वो कैरेज से जंप कर गए। अब उसके बाद क्या होना चाहिए था? जब जंप कर गए तो ए के बाद डी, डी के बाद जरा बी पे नजर मारो। अ ड्राउजी फुटमैन, ड्राउजी का मतलब क्या होता है? ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी एंड लिथार्जिक। ड्राउजी का मतलब क्या होता है? स्लीपी एंड लिथार्जिक। स्लीपी एंड लिथार्जिक मतलब आलसी टाइप का आदमी। स्लीपी एंड लिथार्जिक, आलसी टाइप का आदमी, राइट। तो अ ड्राउजी फुटमैन मेट हिम इन द हॉल। भाई घर पे पहुंच ही गए थे, ये कैरेज से कूद गए। उसके बाद हॉल में उसको एक स्लीपी फुटमैन मिला वहां पर, हॉल में। उसके बाद मार्शल ने उससे पूछा था कि आर द फैमिली एट होम, क्या घर पर फैमिली है? यानी कि ए के बाद डी कंफर्म है, और डी के बाद क्या आना चाहिए था? बी। ठीक है, डी के बाद बी, क्योंकि आप तभी उससे पूछ पाओगे जब कोई आदमी आपको मिला होगा। यानी कि बी वाला पहले आएगा, सी वाला बाद में आएगा। ठीक है, एडीबीसी विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। यही करेक्ट आंसर है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एडीबीसी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पर चले, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, पढ़िए एबीसीडी। प्लीज टेक योर टाइम, बहुत आराम से कर सकते हैं, करिए। करिए फास्ट एवरीवन। कि घर कब आओगे?
बताइए मेरे शेर, फास्ट एवरीवन। अब देखना जरा ध्यान से, आ जाओ। अब मान लो, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको पैराजंबल्स में कभी ही दिख जाए, शी दिख जाए, दे दिख जाए, इट दिख जाए, उसका मतलब ये है कि पैसेज में इनके पहले बात हो चुकी है, जिनको ये सब प्रोनाउन डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर आपने देखा कि इट लिखा है, यहां पर आपने देखा इट लिखा है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत ना तो बी से हो सकती है, ना तो डी से हो सकती है। ना तो बी से, ना तो डी से, इस बात को आप लोग जान लें। तो बी और डी वाला कोई ऑप्शन है ना? रे ना भाई, हाँ ये है, ये तो कट हो गया। डी वाला कोई है ही नहीं। अब बुद्धिमान बच्चा ये देखेगा, मेरी बात को फॉलो करेगा। मैंने क्या बताया था, दो ऑप्शन में जब भी पहला लेटर आपको सेम मिले, हमेशा वही पिक करिए, वहां से चांसेस ज्यादा है आंसर मैच करने के। अब देखो ध्यान से, ए में लिखा है, आई हैव सीन अ ग्रेट मैनी हाउसेज इन माई टाइम। मैंने अपने समय में बहुत सारे अच्छे घर देखे। लिटिल एंड बिग, छोटे भी और बड़े भी। न्यू एंड ओल्ड, नया भी पुराना भी। बिल्ड ऑफ स्टोन एंड ऑफ वुड, जो पत्थर से भी बने हों और लकड़ियों से भी बने थे। बट ऑफ वन हाउस, लेकिन एक ऐसा घर था, आई हैव केप्ट अ वेरी विविड मेमोरी, उसकी मैंने बिल्कुल क्लियर मेमोरी अपने पास रख चुका हूँ। मतलब कुछ उसको एक घर में कुछ पसंद जरूर आ गया होगा, जो बाकी घरों से अलग होगा। तो विविड मतलब क्या होता है? विविड मतलब होता है मेरे शेर क्लियर। क्या होता है? क्लियर। ठीक है, समझे बात को? अब अब ए के बाद आप क्या लिखोगे? ए के बाद बी या सी? ए के बाद सी आ नहीं सकता, क्योंकि घर के बारे में बात हो रही है। तो ए के बाद अगर सी नहीं आ सकता, तो कॉटेज सीधे कहां से आ गया? अब ए के बाद जरा बी पे आओ, इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग। फोन आ रहा है, एक सेकंड रुको जरा। एक फोन आ गया था। चलो अब देखो ध्यान से। तो मतलब मैंने बहुत सारे घर देखे, बड़े छोटे, अच्छे बुरे, जो कि लकड़ियों से भी बने थे, पत्थर से भी। उसमें से एक घर ऐसा था जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। इस तरह की बात कर। अब एक के बाद भी, इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग रादर अ कॉटेज देन अ हाउस। अब जो आपकी देखो मेमोरी में बस गया हमेशा के लिए, उसी के बारे में कह रहा है। कह रहा है इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग, कह रहा है इस तरीके से संदेश दे रहा था, रादर अ कॉटेज देन अ हाउस, कि घर के बजाय ये कॉटेज है। अ टीनी कॉटेज ऑफ वन स्टोरी, एक स्टोरी कैसे छोटी सी कॉटेज से बनी थी। विथ थ्री विंडोज, उसी कॉटेज में तीन खिड़कियां थी। लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि बहुत शानदार लग रही थी। लाइक अ लिटिल ओल्ड हंच बैक वुमेन विथ अ कैप ऑन। किस तरीके से लग रही थी? हंच बैक वुमेन विथ अ कैप ऑन, मतलब हंच बैक का मतलब समझते हो? मतलब जो वर्ड, जो ओल्ड ओल्ड लेडी जो होती है ना, जिनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाती है, इस तरीके से कुछ शेप देना, उसी के बारे में बता रहा है कि इस तरीके से शेप में लग रही थी। लग रहा था घर उसका कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो भाई जिसको मेमोरी में रखा था उसके बारे में इसने डिफाइन कर दिया। क्यों मेमोरी में था? क्योंकि बिल्कुल घर छोड़ो, बिल्कुल कॉटेज जैसा लग रहा था, कुछ ऐसा बोल रहा है। मतलब ए के बाद बी बिल्कुल हो सकता है। अब बी के बाद देखो डी, आपने इट यूज किया है, अगले प्रोनाउन को भी इट देखो यूज कराया है, इसको भी मेंशन करो। उसी के बारे में बता रहा है, उसी ऐसे घर के बारे में जिसकी मेमोरी आपने हमेशा के लिए रख ली, उसके बारे में यहाँ बताया, फिर यहाँ पर ही बता रहा है।
कि इट हैड व्हाइट स्टको वॉल्स। घर में नॉर्मल व्हाइट वॉल्स तो होती ही हैं, लेकिन इसकी व्हाइट स्टको वॉल्स थी, कुछ अलग टाइप की वॉल रही होगी। टाइल्ड रूफ, छत भी टाइल टाइप की थी। एंड अ डिलापिडेटेड चिमनी, और चिमनी किस तरीके की थी, डिलापिडेटेड टाइप की। तो क्वालिटी तभी उसने अपने दिमाग में एक हमेशा के लिए इसको फिक्स कर रखा था, बहुत ही शानदार घर रहा होगा। तो उस घर के बारे में इसने बी में बताया और डी में बताया। तो ए के बाद बी, बी के बाद डी। अब कह रहा है द कॉटेज वर लॉस्ट टू साइट अमंग द मलबेरी ट्रीज, acacias and poplars planted by grandfathers and great grandfathers of its present occupants। कह रहा है उसके बाद उसी कॉटेज में उसके ग्रैंडफादर्स और उससे बड़े मतलब उनके भी पापा, वो लोग क्या लगाया करते थे, प्लांटेशन वगैरह वो सब करते थे। मतलब ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी। यानी कि एक चीज कंफर्म है कि ए बी डी का पेयर 100% करेक्ट है। ए बी डी। तो राइट आंसर क्या बनेगा, इसका थर्ड ऑप्शन बनेगा, ए बी डी। सेकंड नहीं होगा रितेश, ए बी डी सी राइट आंसर होगा इसका। क्योंकि आप सीधे सी पे नहीं आ सकते ना, ए के बाद सी पे नहीं आ सकते। पहले इस जो मेमोरी आपने सेट कर रखी थी, क्यों क्यों उसी की याद यहाँ पे बसी है, पहले उसके बारे में तो बताओगे ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए बी डी सी। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट पे आओ, करिए इसको। सेवेंथ, सेवेंथ करिए फास्ट एवरीवन। पहले आपका आंसर शायद नहीं रितेश, आपका आंसर पहले शायद सही था, अभी आपने गलत कर दिया था। करिए इसको। देखो ये वन है, ये सिक्स है, आपको ये अरेंज करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इसको बहुत ट्रिक के साथ आराम से क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। जल्दीबाजी मत करना, बहुत आराम से कर सकते हो। रितेश रौनक वेरी गुड। अब बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। क्या लिखा है, अ वेकेशन इज लुक्ड फॉरवर्ड टू एज अ टाइम टू रिलैक्स। मतलब एक छुट्टी आगे की तरफ देखी जा रही है रिलैक्स के लिए, कि आगे की तरफ हम छुट्टी लेंगे और रिलैक्स करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत आपने किससे करी है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से। और आपको 4-5 लाइन का आगे सेंटेंस लिखना है। शुरुआत आपने प्रेजेंट से कर दी, क्या आगे आप पास्ट का यूज कर सकते हो। प्रेजेंट से शुरू पास्ट में खत्म, ग्रामर ये कहता ही नहीं है। तो अगर आप प्रेजेंट से शुरू कर रहे हो और आगे आप अगली लाइन लिखते हो, बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी। आपने प्लान किया वेकेशन के लिए, अगली लाइन में आप बोल रहे हो लेकिन जो डेस्टिनी थी उसके कुछ अलग प्लान थे मेरे लिए। प्रेजेंट में शुरू पास्ट में खत्म, गलत हो गया। यानी कि सेंटेंस ए से शुरू नहीं हो सकता। ए वाला है कोई, हटा दो इसको। बी में क्या लिखा है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की। प्रेजेंट से शुरू पास्ट में खत्म, प्रेजेंट से शुरू पास्ट में खत्म, गलत हो गया। प्रेजेंट से शुरू है तो प्रेजेंट में रखो, पास्ट में शुरू तो पास्ट में चलेगा। तो सी से भी नहीं हो सकता। सी वाला है कोई, हटा दो इसको। बी, बी से नहीं होगा ना, बी, बी से नहीं होगा शुरू, बी वाला हटाओ। सी में क्या लिखा है, माई बैग्स वर पैक्ड, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में। सी से भी नहीं हो सकता। क्या हमने पैसेज को पूरा पढ़ा, नहीं पढ़ा, फिर भी आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। अब मीनिंग देखो, एक वेकेशन आपने प्लान किया था रिलैक्स के लिए, उसके बाद डी देखो प्रेजेंट में, इट इज अ वेलकम ब्रेक फ्रॉम द डेली रूटीन विच इज ऑफन मोनोटोनस। ये उसके लिए एक वेलकम ब्रेक था, जो कि एक तरीके से बहुत बोरिंग हो गया था काम करते करते। मोनोटोनस ये एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोरिंग। और बोरिंग मतलब क्या होता है, बोरिंग, मंडेन, ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। बोरिंग, मंडेन, और एक वर्ड अभी आया था सीडीएस में, कोटिडियन। एक वर्ड और आता है तुम्हारा, पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन। और एक वर्ड आप लिखो हमड्रम, और एक और वर्ड लिखो हमड्रम। तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है बोरिंग। वही कह रहा था कि एक वेलकम ब्रेक मिल गया डेली रूटीन से, जो कि हमेशा बोरिंग हुआ करता है। ठीक है,
अब डी के बाद बी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन अ वेकेशन टू गोवा। मैं बहुत एक्साइटेड था कि वेकेशन पर गोवा जाऊंगा। माई बैग्स वर पैक्ड, मेरे बैग पैक थे। एंड आई डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली फॉर द नाइट। और मैं निश्चय कर लिया था कि रात के पहले पहले निकल जाऊंगा। तो सी के बाद ए। बट लेकिन आपने डिसाइड किया था कि आप निकल जाओगे रात के पहले, लेकिन डेस्टिनी यानी कि भाग्य के कुछ दूसरे प्लान्स थे मेरे लिए। ठीक है। कैसे? आई फेल ऑफ द बेड, मैं बेड से गिर गया। एंड फ्रैक्चर्ड माई फुट, और मैंने अपने पैर को फ्रैक्चर कर लिया। यानी कि डी के बाद क्या आएगा मेरे शेर? बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। पूरी प्रॉपर स्टोरी है कि आप थक चुके थे, फिर आपने वेकेशन का प्लान किया, उसके बाद बैग वैग आपने पैक कर लिया, लेकिन भाग्य ने कुछ और लिखा था, क्योंकि तुम्हारे पैर, तुम बेड पर से गिर गए और फ्रैक्चर हो गया, तो तुम नहीं जा पाए। करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया? DBCA। चलिए मेरे भाई, इसको उड़ा दो। एट्थ, एट्थ करो। एट्थ करिए फास्ट। ये स्टोरी बढ़िया है। एक लड़की फंस गई बेचारी लड़कों के बीच में, रजिया गुंडों में फंस गई। वही वाली स्टोरी है। रजिया गुंडों में फंस गई। जल्दीबाजी नहीं बेटा। डायनो, अगर आप देखो, आप लोग दो तीन क्वेश्चन ऐसे गलत कर दोगे ना पैरा जंबल्स में, तो आपके 3-4 नंबर ऐसे ही कट हो जाएंगे। सिर्फ मेरे बताए हुए तरीकों को पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो, कर ले जाओगे। जो मैं टेक्निक बताता हूँ, कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। राइट। अब देखो जरा ध्यान से, ये स्टार्टिंग सेंटेंस है, ये एंडिंग है। ए और एफ, उसके बीच में आपको चार अरेंज करने हैं। क्या लिखा है? When I studied engineering 35 years back, जब मैं इंजीनियरिंग करता था 35 साल पहले, I was the only girl in the course। कोर्स में मैं अकेली लड़की थी, बाकी सब लड़के रहे होंगे। ठीक है। बाकी सब लड़के। आवाज डबल आ रही है सर। एक सेकेंड। आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है। यूट्यूब में भी हुआ था, ऐप में भी हुआ था। हेलो हेलो। हेलो। सही है। बोल दो इसको ओके। भाई मेरे साइड से सब ओके है। नहीं नहीं ठीक है, कमेंट ऑन करिए जैसे था पहले। हाँ अब देखो क्लियर है, तो जो मजे ले रहे थे तुम। अब देखो कह रहा है, व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 इयर्स बैक आई वाज द ओनली गर्ल इन द कोर्स। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 35 साल पहले, तो मैं सिर्फ इकलौती लड़की थी कोर्स में। अब इकलौती लड़की थी तो आगे कहानी बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड। तो यहाँ क्या लिखा है? आई कुड ओनली सी बॉयज एंड मोर बॉयज एवरीवेयर। तो बैच में आप सिर्फ लड़के देख सकते थे। और क्या आवाज सही कर रहे हो क्या? चलने दो ना, अभी 5 मिनट बात कर देना, आप चलने दो। इसको वैसे करो जैसे पहले था, कंफ्यूजिंग लगता है। इस ये सामने वाला जैसे पहले था। हाँ अब ठीक है। आई कुड ओनली सी बॉयज, मैं सिर्फ लड़के देख सकती थी, और लड़के प्रत्येक जगह देख सकती थी। ठीक है। अब सी के बाद देखो बी। पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज्ड। भाई ऑब्वियस सी बात है, अब क्लास में बेचारी लड़की अगर अकेले है, ठीक है, अकेले है, तो पीपल हमेशा पूछेंगे कि तुमने कैसे मैनेज किया। ठीक है। अब उसके बाद, बट वेन आई लुक बैक आई फील इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। बट लेकिन जब मैं पीछे पीछे की तरफ मुड़ के देखती हूँ, तो मैं मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत डिफिकल्ट काम नहीं था। हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वॉज अनयूजुअल फॉर द बॉयज। क्लास में सिर्फ लड़की होना वो बॉयज के लिए भी थोड़ा अनयूजुअल होता था। एंड इनिशियली आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग। और शुरुआत में लड़के उसको क्या करते थे? टीज करते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड।
ऐसा होता है, कॉलेज ज्वाइन करो कुछ भी करो, शुरुआत में लोग टीज ही करते हैं, बाद में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यानी कि ई के बाद एफ तुम्हारा कंफर्म है कि शुरू में क्या करते थे, टीज करते थे, बाद में एक अच्छे दोस्त हो गए वो कुछ समय के बाद। ई के बाद एफ कंफर्म है, तो आप देखो इन चारों में से ई कहाँ पे है, एंड में यहीं पे है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बनेगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझे बात को? ठीक है। तो ऐसे ही हमें पिक करना है। एक दो कनेक्टिंग वर्ड भी हेल्प कर जाते हैं, एक दो कनेक्टिंग सेंटेंस भी हेल्प कर जाते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। और जब नहीं होता है तो मीनिंग निकाल के एक स्टोरी बेस्ड ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है, मीनिंग निकाल के। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको फिर से बहुत अच्छी लगी होगी, और इसमें कम से कम आपको अभी 8-9 पैरा जंबल और दे रखा है मैंने, इसको मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा रात में, कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो कल की क्लास में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। ये वाली पीडीएफ मैं अभी रात में अपलोड कर दूंगा 1 घंटे के बाद, ठीक। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर लेना, कोई डाउट आता है कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अगेन अच्छी लगी होगी, और जो जो पीडीएफ मैंने डाल रखा है आपको, मैंने कल बताया था, वो सब पढ़ते रहिए अपने एंड से। टॉपिक वाइज भी पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, वोकैब भी है, ईडीएम भी है, वन वर्ड भी है, सब कुछ है। तो उम्मीद करूंगा आपको पैराजंबल से क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अब कल फिर हम लोग मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव, और यूट्यूब क्लास आप लोग मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे 10 से 12, ठीक है। हाँ ठीक, ग्रामर वाली वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी बहुत जल्दी, ठीक है डाइनो। अभी टेंसेस की अपलोड होंगी, टेंसेस की अपलोड करने के बाद धीरे धीरे टॉपिक्स अपलोड करता रहूंगा, बस आप लोग पढ़ते रहो अभी आराम से। चलो अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी गाइस।